नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर गोगा। तो ये वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डोज रिस्पांस कर्व। तो इस चैप्टर के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि आपको डीआरसी, लॉग डीआरसी क्या होता है, शेप क्या होती है, ये पता होना चाहिए। पोटेंसी और एफिकेसी की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कैसे पता करते हैं, ये पता होना चाहिए। स्लोप का क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, सिलेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, ये पता होना चाहिए। डीआरसी से आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एंटागोनिज्म कॉम्पिटिटिव है कि नॉन कॉम्पिटिटिव, ये पता होना चाहिए। और फिर एक स्पेशल तरह का डीआरसी जिसको क्वांटल डीआरसी कहते हैं, और थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। डोज रिस्पॉन्स कर्व, डीआरसी। तो नाम में क्या लिखा है, इट इज़ अ कर्व। व्हाट डू यू मीन बाय कर्व? कर्व क्या होती है? वो मैं 36, 24, 36 वाली कर्व की बात नहीं कर रहा। कर्व का मतलब होता है ग्राफ। ग्राफ, डोज और रिस्पॉन्स के बीच में ग्राफ। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे डोज रखा और वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स रखा। तो ग्राफ बनाने से पहले हम सिंपल बेसिक चीज़ समझते हैं। सपोज मान लिया कि बॉडी में 100 रिसेप्टर्स हैं, ठीक। तो हमने अगर 10 ड्रग मॉलिक्यूल दिए तो वो 10 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, तो थोड़ा एक्शन आएगा। अगर हमने 50 मॉलिक्यूल्स दे दिए तो 50 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी, एक्शन ज़्यादा आएगा। अगर हमने 100 दे दिए तो सारे 100 को स्टिमुलेट कर देगी, एक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। बट अगर हमने डोज आगे बढ़ाई 100 से 200, 300, 400, 500, अब रिस्पॉन्स नहीं बढ़ने वाला क्योंकि सारे रिसेप्टर तो ऑलरेडी स्टिमुलेट हो गए। तो रिस्पॉन्स मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? विद इंक्रीज इन डोज रिस्पॉन्स इंक्रीजेस, इट बिकम मैक्सिमम एंड इट विल नॉट फर्दर इंक्रीज। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। मैथमेटिकली इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। ठीक, तो डीआरसी पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शेप ऑफ डीआरसी? द आंसर इज हाइपरबोला। ठीक, बट ये कर्व जो है, ये ग्राफ जो है हाइपरबोलिक कर्व, ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें दो दवाइयों को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सीधी लाइनें होती हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अब ये कर्व्ड ग्राफ है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर। तो हम चाहते हैं कि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाए। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि एक्स एक्सिस पे डोज की जगह हम लॉग डोज ले लेते हैं, बाकी सब सेम रहता है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे लॉग डोज लेते हैं तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व, शॉर्ट में लॉग डी आरसी। सो डीआरसी की जगह लॉग डीआरसी हो गया। तो जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम एक्स एक्सिस में डोज की जगह लॉगरिथम ऑफ डोज ले लेते हैं, वाई में वैसे ही रिस्पॉन्स रखते हैं, और अब जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हाइपरबोला नहीं रहता, चेंज हो जाती है शेप। क्या चेंज हो जाती है? अब ये जो ग्राफ है ये एस शेप्ड का ग्राफ बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। So remember, shape of DRC was hyperbola, whereas shape of log DRC is sigmoid. Okay? अब क्वेश्चन ये है कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया था? हम क्या चाहते थे? हमें क्या चाहिए था? स्ट्रेट लाइन। बट हमें मिला क्या? ये तो यहां से भी मुड़ी और यहां से भी मुड़ी। ठीक, तो हमें तो फायदे की जगह नुकसान हो गए। हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, ये तो और कर्व्ड हो गई। तो फिर फायदा क्या हुआ लॉग डीआरसी में कन्वर्ट करने का? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से लेके यहां तक तो स्ट्रेट लाइन है। तो लॉग डीआरसी में सेंटर में, मिडल में स्ट्रेट लाइन आ रही है, और क्लिनिकली हमें यही लाइन चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत कम डोज देंगे तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, बहुत ज्यादा दे देंगे तो टॉक्सिसिटी आएगी। तो जितनी भी दवाइयां हम देते हैं मोस्टली इस रेंज में ही दे रहे हैं। ठीक, और वो स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो क्या आपको ध्यान रखना है कि लॉग डीआरसी सिग्मॉइड है शेप में, बट उसका मिडल पोर्शन स्ट्रेट लाइन, विच इज क्लिनिकली मोस्ट रेलिवेंट पोर्शन। तो क्लिनिकली हम लॉग डीआरसी यूज करते हैं, डीआरसी हम यूज ही नहीं करते। तो डीआरसी पे एक ही क्वेश्चन आता है, शेप क्या है? हाइपरबोला। आगे की हमारी सारी डिस्कशन में हम लॉग डीआरसी यूज करेंगे, और अगर मैं वर्ड लॉग नहीं भी बोलूंगा, डीआरसी भी बोलूंगा, तो भी मतलब लॉग डीआरसी ही होगा। ओके, तो लॉग डीआरसी से हमें क्या क्या पैरामीटर्स ऑब्टेन होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं। एक है पोटेंसी, दूसरा है एफिकेसी, तीसरा है स्लोप। पोटेंसी, एफिकेसी एंड स्लोप। एक एक करके पढ़ते हैं। पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंसी? नहीं, वो मैं आसाराम वाली पोटेंसी की बात नहीं कर रहा। पोटेंसी का क्या मतलब है? पोटेंसी टेल्स, पीओ मींस पावर। पोटेंसी बताती है कौन सी दवाई ज्यादा पावरफुल है।
जैसे सपोज आपके पास दो दवाइयां हैं ए एंड बी, दोनों एंटी हाइपरटेंसिव है, दोनों बीपी कम करती हैं। ए को 100 मिलीग्राम देना पड़ता है तब बीपी कम करती है, बी को 10 मिलीग्राम देते हैं उसी में बीपी कम कर देती है। तो दोनों में से कौन सी ज्यादा पोटेंट हुई? बी हुई। किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया? जो भी दवाई सिमिलर रिस्पॉन्स लोअर डोज पे प्रोड्यूस करती है वो ज्यादा पोटेंट हो। सो पोटेंसी इज रिलेटेड टू डोज। सेम रिस्पॉन्स जो कम डोज पे करेगी वो ज्यादा पोटेंट है। तो अगर आप लॉग डीआरसी बनाओगे, लॉग डोज और रिस्पॉन्स, तो आप क्या देखोगे कि अगर ये दवाई ए है और ये दवाई बी है तो कौन सी दवाई ज्यादा पोटेंट है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। सपोज हमें इतना रिस्पॉन्स चाहिए, तो इतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग ए कितनी चाहिए? 10 मिलीग्राम। ड्रग बी कितनी चाहिए? 50 मिलीग्राम। तो कौन सी ज्यादा पोटेंट है? ए ज्यादा पोटेंट है। तो सिंपली बाय लुकिंग एट द डीआरसी यू कैन टेल विच इज मोर पोटेंट विच इज लेस पोटेंट। जो भी ग्राफ लेफ्ट साइड में होगा वो ज्यादा पोटेंट ड्रग होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में डोज कम है, राइट साइड में डोज ज्यादा है। क्लियर? सो एनी ग्राफ इज ऑन लेफ्ट साइड इज मोर पोटेंट, राइट साइड लेस पोटेंट। क्लियर? तो पोटेंसी तो इजी। अब करते हैं एफिकेसी। एफिकेसी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए ड्रग। एफिकेसी इज मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए ड्रग या मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग, और इसमें ऐड कर लो वर्ड रिगार्डलेस ऑफ डोज। एफिकेसी के टाइम हम डोज के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर हमें किसी दवाई को चाहे 100 गुना ज्यादा देना पड़े, बट अगर वो दूसरी दवाई से ज्यादा इफेक्ट कर सकती है तो इट इज मोर एफिकेशियस। ठीक है? तो एफिकेसी मींस मैक्सिमम रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ डोज। और रिस्पॉन्स कौन से एक्सिस पे था? वाई एक्सिस पे। तो अगर आप डीआरसी बनाओगे, यहाँ पे लॉग डोज रख दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स रख दिया, तो एक ये दवाई है ए और एक ये दवाई है बी, विच इज मोर एफिकेशियस? द आंसर इज बी, क्योंकि रिस्पॉन्स हाई। तो रिस्पॉन्स देखेंगे दैट मीन्स हाई और लो देखेंगे तो एफिकेसी पता लग जाएगी, लेफ्ट और राइट देखेंगे तो पोटेंसी पता लग जाएगी। क्लियर? तो लेफ्ट से राइट में जाते जाते पोटेंसी कम होती जाएगी, हाई से लो आते आते एफिकेसी कम होती जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, देयर इज नो क्रॉस कनेक्शन, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एफिकेसी अलग है, पोटेंसी अलग है। ओके? तो जैसे अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाऊं लॉग डोज और रिस्पॉन्स का, 4 दवाइयां हैं, ड्रग ए ये है, ड्रग बी ये है, ड्रग सी ये है और ड्रग डी ये है। इन 4 दवाइयों में विच इज मोस्ट एफिकेशियस? तो एफिकेसी हमें पता है, हाई और लो देखते हैं, तो हाईएस्ट सी है तो इट इज मोस्ट एफिकेशियस, मैक्सिमम एफिकेसी। ठीक है? विच इज मोस्ट पोटेंट? रिमेंबर मोस्ट पोटेंट मोस्ट लेफ्ट वाली होगी, तो ध्यान से देखना सबसे लेफ्ट में कौन सी है, ये। तो डी इज मोस्ट पोटेंट। रिमेंबर क्रॉस कनेक्शन नहीं देखना, ये नहीं देखना कि नीचे है तो इसलिए एफिकेशियस नहीं है, पोटेंट नहीं है। ठीक है? तो लेफ्ट में आएगी तो पोटेंट है। तो लीस्ट एफिकेशियस कौन सी है? जो सबसे नीचे है, तो ये लीस्ट एफिकेशियस होगी। और लीस्ट पोटेंट कौन सी है? जो सबसे राइट में है, तो बी जो है वो लीस्ट पोटेंट है। क्लियर? तो अगर आप ग्रेडिंग करो कि हाई से लेके लो तक बताना है एफिकेसी के हिसाब से, हाईएस्ट एफिकेसी फिर लो फिर लो फिर लो, तो ऊपर से नीचे आते जाओ। तो सी जो है वो मोस्ट एफिकेशियस है, फिर उसके बाद ए और बी बराबर हैं, और उसके बाद जाओ तो डी सबसे कम है। ठीक है? ऐसी अगर हम पोटेंसी की बात करें तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे, डी सबसे ज्यादा पोटेंट है, उसके बाद ए आ गया, उसके बाद सी आ गया, उसके बाद बी आ गया। ठीक? तो लेफ्ट एंड राइट जाते जाते पोटेंसी, ऊपर से नीचे आते जाते एफिकेसी कम होती जाएगी। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताओ आप कि पोटेंसी में और एफिकेसी में क्लिनिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पोटेंसी है या एफिकेसी? समझते हैं कि एग्जांपल के साथ। एक पेशेंट आया आपके पास, उसका बीपी 180 है और आपको बीपी कम करके 120 पे लाना है, दैट मीन्स 60 मिलीमीटर मर्करी बीपी कम करना है। ठीक है? और हमारे पास 2 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं ए और बी, और हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। जब हमने 10 मिलीग्राम ड्रग ए दिया तो बीपी 10 मिलीमीटर मर्करी कम हुआ, बट बी से कोई एक्शन नहीं आया। जब हमने 20 मिलीग्राम दिया तो ए से 30 मिलीमीटर मर्करी कम हो गया, बट बी से अभी भी कुछ नहीं हुआ। जब हमने 40 मिलीग्राम दिया तो ए ने 40 मिलीमीटर कम कर दिया, बट बी ने 10 किया। जब हमने 80 मिलीग्राम दिया तो ए ने 40 ही कम किया, बट बी ने 30 कर दी। जब हमने 160 मिलीग्राम दिया तो ए ने 40 कम किया और बी ने 60 कम कर दी। अब इसके आगे कितनी भी हाई डोज दे दी, हमने 320 दे दी, 640 दे दी, ए ने 40 कम किया, बी ने 60 कम किया, मतलब मैक्सिमम इफेक्ट इतना ही आएगा। तो इस
एग्जाम्पल से अगर आपसे पूछें कि दोनों दवाइयों में से ए और बी में से ज़्यादा पोटेंट कौन सी है, कौन सी है, आंसर विल बी ए। क्यों? क्योंकि कम डोज पे एक्शन आ रहा है इसका, सेम एक्शन के लिए कम डोज चाहिए, तो पोटेंट ज़्यादा है। एफिकेशियस ज़्यादा कौन सी है? बी, क्योंकि हाईएस्ट इफेक्ट इसका ज़्यादा है, तो बी इज मोर एफिकेशियस। ए इज मोर पोटेंट, बी इज मोर एफिकेशियस। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब इस पेशेंट में, जो हमारा पेशेंट था 180 वाला, उसमें हमें कितना बीपी कम करना है? 60 कम करना है। तो अब कौन सी दवाई यूज करोगे, ए या बी? ऑब्वियसली हम बी यूज करेंगे, क्योंकि 60 तो यही कम कर सकती है ना, ए तो कर ही नहीं सकती। तो किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हम बी देंगे, ए नहीं देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी। सो क्लिनिकली एफिकेसी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन पोटेंसी, क्योंकि क्लिनिकली हमें सबसे पहले क्या देखना है कि भाई जो एक्शन हमें चाहिए वो आएगा कि नहीं आएगा। ए से तो वो एक्शन आ ही नहीं रहा, ए तो 120 तक ले जा ही नहीं सकता, तो ए तो बेकार। तो क्लिनिकली वी ऑलवेज लुक एट एफिकेसी, वी नेवर लुक एट पोटेंसी। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने रोका थोड़ी है कि एक ही दवाई देनी है, हम 2 गोलियां भी दे देंगे, 4 गोलियां भी दे देंगे, काम तो होना चाहिए। अगर एफिकेसी नहीं है तो दवाई बेकार है। तो क्लिनिकली एफिकेसी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन पोटेंसी। ओके, अब दूसरी चीज इसमें क्या आपको ध्यान रखनी है, एक टर्म होती है एफिकेसी जो हमने अभी भी पढ़ी, और एक टर्म होती है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एफिकेसी में और इफेक्टिवनेस में? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। टीवी में एक ऐड आती है किसी गाड़ी की कि दिस कार गिव्स एन एवरेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर। ठीक, तो हम ये सोच के कि इतनी बढ़िया एवरेज मिलेगी, गाड़ी खरीद लेते हैं। बट जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें कभी 20 की एवरेज मिली नहीं, कभी 12 की, 13 की, 14 की, यही एवरेज मिलती है। कई बार हाईवे पे चले जाओ तो 16, 17 की, 18 की भी मिल जाती है, बट 20 हमें कभी मिलती नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या गाड़ी वाले झूठ बोल रहे थे, टीवी वाले झूठ बोल रहे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर वो 20 बता रहे थे, हमें 20 क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो बता रहे थे वो बता रहे थे एफिकेसी। एफिकेसी का क्या मतलब है? मैक्सिमम। मैक्सिमम यू कैन गेट इज 20, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो आइडियल कंडीशंस में टेस्ट की गई, मतलब कॉन्टिन्यूसली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली, बिल्कुल प्लेन रोड थी, कोई खड्डा नहीं था रोड में, कोई बीच में भिखारी नहीं आया, कोई रेड लाइट नहीं आया, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो इन सब के कारण इफेक्ट मैक्सिमम आएगा, दैट मीन्स उसकी जो एवरेज है वो मैक्सिमम आएगी, इसलिए वो 20 बता रहे थे। ठीक, बट जब हमने खरीदी गाड़ी और खुद चलाई तो हमें तो ऐसी कंडीशन मिल नहीं सकती। ठीक, बिल्कुल प्लेन रोड नहीं मिलेगी, बीच में खड्डे भी आएंगे, ठीक, बीच में कुत्ता भी आएगा, भिखारी भी आएगा, पुलिस वाला भी रोकेगा, रेड लाइट भी आएगी, ट्रैफिक भी होगा। तो इन सारी प्रॉब्लम के कारण हमारा जो एवरेज है वो कम हो गया। तो व्हाट वी एक्चुअली गेट इज इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस जो है वो क्लिनिकल कंडीशंस में होता है, जबकि एफिकेसी जो होता है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है। तो दवाइयों में भी यही होता है, जब हम दवाई क्लिनिकल ट्रायल में टेस्ट करते हैं तो हम उस पर बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब वो सारे पेशेंट ही इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं उसको, कि जो भी चीज़ हमें लगती है कि दवाई का एक्शन कम कर सकती है वो हम हटा ही देते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा कि हाइपरटेंसिव नहीं होना चाहिए पेशेंट, या फिर पेशेंट को दवाई के साथ अल्कोहल नहीं पीना, या दवाई के साथ खाना नहीं खाना है। ठीक है, तो हम ये सारी कंडीशंस लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। बट जब दवाई मार्केट में होगी, पेशेंट को एक्चुअली दवाई दे रहे होंगे, तो हो सकता है उसको हाइपरटेंशन भी, रात को दारू पीनी भी जरूरी, हो सकता है साथ में खाना भी खा रहा हो, तो इन सब के कारण उसका एक्चुअल इफेक्ट कम हो सकता है। तो जो हमें एक्चुअल मिलता है वो इफेक्टिवनेस है, जो हमें मैक्सिमम मिल सकता है वो एफिकेसी। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप फार्माकोलॉजी की कोई भी बुक उठाओ तो आप देखोगे कि एफिकेसी वर्ड जो है वो कम से कम आपको 100 बार मिल जाएगा लिखा हुआ, बट इफेक्टिवनेस मुश्किल से 1-2 बार मिलेगी। ठीक? तो क्लिनिकली दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपके हिसाब से? इफेक्टिवनेस होना चाहिए ना, क्योंकि ये हमें एक्चुअली मिल रहा है जो चीज। बट इफेक्टिवनेस की हम बात ही नहीं करते, हम मेनली एफिकेसी 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 की बात करते रहते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है किसी गाड़ी की तो आप कैसे दोगे कि ये एवरेज 12 की देती है, कभी 13 की, कभी 14 की, हाईवे पे चले जाओ 16-17 भी मिल सकती है, 18 भी मिल सकती है, ऐसे दोगे? तो ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम मैक्सिमम तो फिक्स कर सकते हैं, लो थोड़ी फिक्स कर सकते हैं। तो मैक्सिमम फिक्स कर सकते हैं, इसलिए हम एफिकेसी की बात करते हैं। रिमेंबर, जब हम कोई भी दवाई की बात करते हैं, मॉर्फिन की बात करते हैं, या फिर इंसुलिन की बात करते हैं, या एस्पिरिन की, किसी भी दवाई की बात करते हैं, ठीक है, वो दवाई एक ही आदमी को थोड़ी मिलेगी, वो तो हजारों लोगों को मिलेगी, लाखों लोगों को मिलेगी, तो हर एक में इफेक्टिवनेस तो अलग अलग आएगी। बट हम क्या फिक्स कर सकते हैं? एफिकेसी की, इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए फार्मा में जब भी हम बात करते हैं तब हम एफिकेसी की बात करते हैं।
बट जब हम मेडिसिन में बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इन रामलाल ऑन 18th ऑफ नवंबर, ठीक है, तो तब हम इफेक्टिवनेस की बात करें। तो एक दवाई एक पर्टिकुलर पेशेंट में जब दे रहे हैं तब इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, नहीं तो इन जनरल तो हम हमेशा एफिकेसी की बात करते हैं। क्लियर? सो दैट इज अबाउट एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस। एंड इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अगर आपको इस ग्राफ में लिखें कि सी इज मोस्ट इफेक्टिव तो वो गलत है। इस ग्राफ से इफेक्टिवनेस नहीं पता लगेगी, इस ग्राफ से एफिकेसी पता लगेगी। सी इज मोस्ट इफेक्टिव इज रॉन्ग टर्म। ओके, तो ये हो गया हमारा एफिकेसी और इफेक्टिवनेस के बारे में। ठीक है, तो हमने पोटेंसी पढ़ लिया, एफिकेसी पढ़ लिया। अब जो तीसरा पैरामीटर है वो है स्लोप। स्लोप हमने एक ग्राफ बनाया लॉग डोज और रिस्पॉन्स के बीच, ठीक, और हमने अज्यूम किया ये जो रिस्पॉन्स है इस केस में सीएनएस डिप्रेशन, हम ऐसी दवाई दे रहे हैं जो ब्रेन को डिप्रेस करती है। तो रिस्पॉन्स की ग्रेडिंग क्या होगी? थोड़ा सा ब्रेन डिप्रेस हुआ तो सेडेशन होगी, थोड़ा सा और डिप्रेशन हुआ तो स्लीप होगी, और काफ़ी सारा डिप्रेशन हुआ तो एनेस्थीसिया हो गई, और ज़्यादा हुआ तो कोमा हो गया। तो दीज आर ग्रेड्स ऑफ सीएनएस डिप्रेशन। ठीक, तो हमने दो दवाइयां देखी, एक दवाई का ग्राफ ऐसा आ रहा है और दूसरी दवाई जो है उसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो ये दवाई ए है, ये दवाई बी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट सेम जगह पे खत्म हो रहा है, बट फिर भी दोनों अलग अलग ग्राफ हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है स्लोप का। जो ए वाला ग्राफ है वो स्टीप है, सडनली राइज करके, बी वाला ग्राफ फ्लैट है, धीरे 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 करके राइज की। तो क्लिनिकली इसमें क्या फर्क पड़ता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक पेशेंट आया जिसको नींद नहीं आ रही, इनसोम्निया है, ठीक है, तो आप उसको स्लीप इंड्यूस करना चाहते हो। तो हमने देखा ये दोनों दवाइयां स्लीप इंड्यूस कर सकती। तो जब हमने देखा कि ड्रग ए जो है वो स्लीप इंड्यूस करेगी, उसके लिए हमें 5 mg चाहिए, जबकि ड्रग बी भी कर सकती है बट उसके लिए हमें 10 mg चाहिए। ठीक है, तो दोनों दवाइयां स्लीप इंड्यूस कर सकती हैं, एक 5 mg में, एक 10 mg में। तो आप कौन सी चूज करोगे ना? सपोज हमने मान लिया कि जब हमें 5 mg से काम चल रहा है फिर 10 क्यों दे, तो हमने उसको ड्रग ए दे दिया 5 mg। ठीक, तो पेशेंट ने घर जाके रात को दवाई 5 mg खाई तो उसको नींद आ गई क्योंकि ये स्लीप इंड्यूस कर रही। अगले दिन फिर उसने 5 mg खाई, फिर से नींद आ गई। अब तीसरे दिन क्या हुआ, उसका बीवी से झगड़ा हो गया, उसने लगा कि ये तो चिक चिक करती रहेगी, दवाई तो काम करेगी नहीं, तो ऐसा करता हूँ एक की जगह 2 गोली खा लेता हूँ। तो उसने क्या किया, 5 की जगह 10 mg खा लिया। तो अगर वो 10 mg खाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा? परमानेंटली सो जाएगा, वो कोमा में चला जाएगा। सो ये प्रॉब्लम है ए वाली ग्राफ का, जिसका स्टीप कर्व होता है। थोड़ी सी डोज बढ़ाते ही रिस्पॉन्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इतना ज्यादा रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो आदमी को टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सो यू कैन रिमेंबर एस फॉर स्लोप, एस फॉर सेफ्टी। ये सेफ्टी के बारे में बताता है। अगर स्टीप डीआरसी है तो अनसेफ है, अगर फ्लैट है तो सेफ है। ठीक है, वही अगर हमने ड्रग बी चूज की होती तो चाहे हमें 10 mg देनी पड़ती, बट कॉमा जो है वो होता उसका जाके 100 mg में, 200 mg। दैट मीन्स अगर वो 2 3 4 5 गोली भी खा लेता तो भी नहीं मरता। अगर मरना है तो 50 भी खा लेगा, वैसे तब नहीं रोक सकते, बट एक्सीडेंटल चांस तो नहीं होगा नहीं। तो ड्रग बी इज मच मोर सेफ एज कंपेयर टू ड्रग ए। क्लियर? तो क्लिनिकली जो ए वाला ग्राफ है ये बारबिचुरेट्स में होता है और बी वाला जो ग्राफ है वो बेंजोडाइजेपिन्स में होता है। ठीक, तो इन दोनों दवाइयों में से इनसोम्निया के लिए आप कौन सी प्रेफर करोगे? यस, बेंजोडाइजेपिन्स करेंगे क्योंकि वो मच मोर सेफर है एज कंपेयर टू बारबिचुरेट्स। क्लियर? सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट स्लोप। ठीक है, तो हमने 3 पैरामीटर किए, पोटेंसी, एफिकेसी, स्लोप। पोटेंसी लेफ्ट राइट बताता है, एफिकेसी हाई लो, एंड स्लोप जो है वो सेफ्टी बताता है। मोर स्लोप मींस लेस सेफ ड्रग। क्लियर? अब डीआरसी में एक लास्ट चीज आपको डिस्कस करनी है। वो क्या डिस्कस करनी है कि आपको एंटागोनिस्ट बताना है कौन सा है, कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बनाया लॉग डोज और रिस्पॉन्स का। तो सबसे पहले हमने लॉग डीआरसी प्लॉट किया यहाँ पे ऐसे। सपोज ये दवाई ए का लॉग डीआरसी है बिना किसी एंटागोनिस्ट की। ठीक है, अब हमने फिर से दवाई ए ही दी, डोज बढ़ा बढ़ा के ऐसी दी, बट उसके साथ एंटागोनिस्ट दिया। ठीक है, सो विद एंटागोनिस्ट हमने देखा कि अब उसका जो ग्राफ है या तो राइट चला जाएगा, ये बी जो ग्राफ है ग्राफ ऑफ ए विद द एंटागोनिस्ट है, या फिर उसका ग्राफ नीचे चला जाएगा ऐसे। ठीक,
तो बी और सी जो ग्राफ है वो एंटागोनिस्ट देने के बाद है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बेसिक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर ग्राफ पैरेलल शिफ्ट हो जाए राइट में, अगर राइट में शिफ्ट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। बट अगर ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। तो कंपटीशन में राइट और नॉन कॉम्पिटिशन में नीचे, ठीक। अगर कोई ग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है मतलब क्या कम हो गया? यस, पोटेंसी कम हो गई, एफिकेसी सेम है। बट अगर ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है तो मतलब एफिकेसी कम हो गई, पोटेंसी सेम है। तो जैसे कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर पढ़े थे, ऐसी एंटागोनिस्ट में भी एक ही चीज चेंज हो गई। सो कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट अगर आप लगाओ, पोटेंसी और एफिकेसी लगाओ, कॉम्पिटेटिव में पोटेंसी कम होती है, नॉन कॉम्पिटेटिव में एफिकेसी कम होती है, बाकी चीजें सेम रहती है। तो अगर ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो इट विल बी कॉम्पिटेटिव, अगर ग्राफ नीचे हुआ तो इट विल बी नॉन कॉम्पिटेटिव। ओके, तो एक होता है कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल वाला, उसमें दोनों हो जाते हैं, राइट में भी हो जाता है, नीचे भी हो जाता है, ठीक है। बट अगर राइट में हुआ तो कॉम्पिटेटिव हो गया। ओके, सो दैट इज अबाउट द डोज रिस्पॉन्स कर्व, ठीक। तो अभी तक जो हमने डीआरसी पढ़ा, इस वाले डीआरसी को हम कहते थे ग्रेडेड डीआरसी। सो ग्रेडेड डीआरसी का क्या मतलब है कि जो वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस जिसमें हम रिस्पॉन्स लिख रहे थे, उसमें हमने रिस्पॉन्स को ग्रेड किया था। ग्रेड करने का क्या मतलब है कि रिस्पॉन्स लिखा था। सपोज हम एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देख रहे हैं तो नीचे में 10 मिलीमीटर कम हुआ, फिर 20 मिलीमीटर, फिर 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे जैसे हमने सिडेशन का लिया था, सीएनएस डिप्रेशन का लिया था, सिडेशन, स्लीप, एनेस्थीसिया, कॉमा, तो हमने रिस्पॉन्स को ग्रेड किया था, ठीक। बट ये चीज हर जगह पॉसिबल नहीं है। सपोज हम डीआरसी प्लॉट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि दवाई जब इंक्रीजिंग डोजेस में देते हैं तो डेथ पे क्या इफेक्ट होता है। एनिमल्स को दिया, एनिमल की डेथ हो गई, ठीक है। अब हम डीआरसी बनाना चाहते हैं तो वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे? हम ऐसा तो नहीं रख सकते ना कि इतनी डोज पे थोड़ा सा मर गया चूहा, इतनी डोज देने से थोड़ा सा और मर गया, इतनी डोज देने से ऑलमोस्ट मर गया, और इतनी डोज देने से पूरा मर गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेथ तो ऑल और नन है, या जिंदा है या मर गया। तो जब ऑल और नन फिनोमिनन होता है तब हम वाई एक्सिस पे क्या रखें? वाई एक्सिस पे क्या रखें? तो यहां पे हम वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे? परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्डिंग। मतलब हम इसमें एक बंदे को नहीं देंगे। जब हम डीआरसी प्लॉट करते हैं ग्रेडेड वाला, उसमें तो हम एक ही बंदे को दवाई देके देखते हैं कि पहले हमने 10 मिलीग्राम देके देख ली, बाद में हमने 20, फिर हमने 30, इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो उसी में देखेंगे रिस्पॉन्स कितना है। जब हम ये वाला डीआरसी बना रहे हैं ऑल और नन वाला, इसमें हम एक को नहीं देते, इसमें हम कई सारों को देते हैं। सपोज हमने 10 चूहे ले लिए, 10 चूहों को हमने 10 मिलीग्राम दवाई दी और देखा उन 10 चूहों में से कितने मर गए। एक मर गया, तो 10 में से एक मर गया, मतलब 10% मर गए। फिर हमने 20 मिलीग्राम दी 10 चूहों को और देखा कितने मरे, मान लो 2 मर गए, तो 20% मर गए। तो वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया परसेंटेज कि टोटल जितने लोगों को दी उतमें से कितने परसेंट में वो एक्शन आया। तो इस तरह के डीआरसी को हम कहते हैं क्वांटल डीआरसी, ठीक। तो क्वांटल डीआरसी का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी प्लॉट किया है कि कितने परसेंट को हमने वो दवाई दी है, ठीक। तो ग्राफ इसमें भी सेम ही आएगा, एस शेप्ड कर्व आएगा, एस शेप्ड कर्व आएगा, ठीक। तो क्वांटल डीआरसी मतलब वाई एक्सिस में क्वांटिटी, ठीक, परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्डिंग है। तो अगर आप इसका मिडल पॉइंट लो, 50% में जो रिस्पॉन्स आएगा 50%, जैसे हम डेथ की बात कर रहे हैं, 50% चूहे मर गए, मतलब कितनी डोज पे 10 में से 5 चूहे मर गए, तो उस डोज को हम कहते हैं LD50, लीथल डोज इन 50%, लीथल डोज इन 50%। अब ये जो क्वांटल डीआरसी है वो सिर्फ लिथैलिटी देखने के लिए नहीं करते, हम और कंडीशंस में भी कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आप क्वांटल डीआरसी बना सकते हो, यस बना सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। बट बेसिकली हमें पहले उस कंडीशन को हमें ऑल और नन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है, उसको ऑल और नन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम एक बेसलाइन लगा लेंगे, एक लिमिट लगा देंगे कि जैसे सपोज 20 मिलीमीटर पे लगा दिया कि अगर दवाई ने 20 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा बीपी कम किया तो मान लेंगे कि इफेक्टिव है, अगर उससे कम किया तो मान लेंगे इनइफेक्टिव है। तो ऑल और नन बन गया। 20 से ज़्यादा है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। तो फिर हम देख लेंगे कितने परसेंट लोगों में इफेक्ट आया। तो अगर हम क्वांटल डीआरसी प्लॉट करते हैं और आप इस तरीके से देखो, यहाँ पे लॉग डोज है, यहाँ पे रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स इस केस में क्या है? परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्डिंग है। तो अगर हमने पहले ये बनाया लिथैलिटी के लिए कि कितनी डोज पे कितने परसेंट एनिमल्स मर गए, ठीक है, तो 50% सपोज ये है, तो 50% ये आ गया इसका, ये सपोज ये आ गई हमारी डोज 100 mg,
तो 100 mg में LD50 हो गई, लीथल डोज इन 50% हो गई। ठीक, अब हमने फिर से वही ग्राफ बनाया, बट हमने किस में बनाया, कितने लोगों में रिस्पॉन्ड किया, किस डोज पे एक्शन आया। सपोज ये वाला ग्राफ आ गया हमारा, ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 25 mg, तो 25 mg में 50% लोगों को रिस्पॉन्स आ गया, तो इसको हम कहते हैं ED50। LD50 इज लीथल डोज इन 50%, मतलब कितनी डोज देने से 50% एनिमल्स मर जाएंगे। ED50 इज इफेक्टिव डोज इन 50%, मतलब कितनी डोज देने से 50% में एक्शन आ जाएगा। क्लियर, तो ये हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें, LD50 बाय ED50 कर दें, तो इस पैरामीटर को हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स को आप याद कैसे करोगे, इसको हम लिखते हैं टाइल से, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 बाई ED50। इसको उल्टा नहीं करना, LD50 बाई ED50 करना। ठीक, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है थेराप्यूटिक इंडेक्स का, ये रेशियो है LD50 और ED50 की। LD50 क्या है, कितनी डोज पे आधे एनिमल मर गए। तो आप क्या चाहते हो, LD50 ज्यादा हो या कम हो? ऑब्वियसली हम ज्यादा चाहते हैं ना, क्योंकि अगर एनिमल मर रहे हैं तो आदमी भी मर सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डोज पे डेथ होनी शुरू हो, तो इसलिए हम LD50 को ज्यादा चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम ED50 को कम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कम डोज पे एक्शन आ जाए। तो अगर एक्शन कम डोज पे आएगा, लिथैलिटी बहुत ज्यादा डोज पे आएगी, तो दवाई सेफ होगी। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, इट इज सिंपली अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जितना ज्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स है उतनी ज्यादा सेफ ड्रग है। तो इससे आप थेराप्यूटिक इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। इस केस में 100 LD50 था, 25 ED50 था, तो 100 बाय 25 थेराप्यूटिक इंडेक्स विल बी 4 इन दिस एग्जांपल। क्लियर, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे DRC से रिलेटेड। क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में से, इस वीडियो में से क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि DRC दो तरह का होता है, ग्रेडेड और क्वांटल। ग्रेडेड मतलब जब रिस्पॉन्स को ग्रेड करते हैं, क्वांटल मतलब जब हम नंबर ऑफ पीपल रिस्पॉन्डिंग करते हैं। तो ग्रेडेड DRC में हमें मेनली पोटेंसी, एफिकेसी और स्लोप के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसकी ज़्यादा किसकी कम है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब। क्वांटल DRC से आपको पता लगता है LD50 और ED50 के बारे में, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक, तो इसके अलावा आपको कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का भी पता लग जाना चाहिए, सिलेक्टिविटी का भी पता लग जाना चाहिए। दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड। तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। लॉग DRC ऑफ 3 ड्रग्स A, B एंड C इज शोन, विच इज करेक्ट, आपको सही बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, A इज मोर एफिकेशियस देन B। अब देखो A लेफ्ट में है, B राइट में है, बट दोनों इक्वल हाइट है। अगर हाइट इक्वल है तो एफिकेसी तो सेम है, तो A इज मोर एफिकेशियस इज रॉन्ग। A एंड B आर एगोनिस्ट। अब क्योंकि दोनों का मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है, इस ग्राफ में तो मैक्सिमम है, तो अगर मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है तो एगोनिस्ट होगा, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। B इज मोर पोटेंट देन A। अब देखो B राइट में है, A लेफ्ट में है, अगर राइट में है तो पोटेंसी ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। C इज नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। आप देखो जो C है वो तो राइट में शिफ्ट हो गया, अगर राइट में शिफ्ट होता है तो क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है, तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव गलत है, ये राइट में शिफ्ट हो गया, बट क्योंकि नीचे भी है तो ये इरिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, फाइंड थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये तो बहुत ही आसान है। थेराप्यूटिक इंडेक्स का क्या फॉर्मूला था, LD50 बाई ED50, टाइल से किया था हमने, TILE। तो LD50 कितना है 400, ED50 कितना है 100, तो 400 डिवाइडेड बाई 100, तो ईजी है, तो आंसर इज 4। बहुत आसान है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज LD50 सिग्निफाइज? इट इज अ डोज एट विच 50% ऑफ एनिमल्स विल डाई। यस, दिस इज द राइट, यही डेफिनेशन होती है। इट इज द डोज एट विच 50 एनिमल्स डाई, रॉन्ग, 50 नहीं 50% होता है। ठीक है, इट इज द डोज एट विच 50% ऑफ पेशेंट विल गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलते हैं, ED50। LD50 नहीं, डिजायर्ड रिस्पॉन्स तो इफेक्टिव डोज हुई ना। इट इज द ड्रग दैट विल बी इफेक्टिव एट 50% डोज, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। सो आंसर हो गया ED50 वाला, ये होता है, बट हमें कैलकुलेट करना है LD50, तो आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सच बताना है। ड्रग A इज मोस्ट पोटेंट, पोटेंसी के लिए सबसे राइट लेफ्ट में होनी चाहिए, तो हमने देखा कि A सबसे लेफ्ट में है, तो ये सही हो गया। A एंड B हैव इक्वल एफिकेसी, देखो A और B इक्वल एफिकेसी, ये सही है, बट B इज मोर पोटेंट देन A। B तो राइट में, राइट में तो पोटेंसी कम होगी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, C इज लीस्ट पोटेंट, C इज लीस्ट पोटेंट गलत है, A मैक्सिमम है, उसके बाद C है, उसके बाद B, उसके बाद D लीस्ट पोटेंट है, तो ये भी गलत हो गया। B हैज मोर पोटेंसी, B हैज मोर पोटेंसी देन A,
बी है मोर पोटेंसी, यही गलत हो गया क्योंकि बी की पोटेंसी कम है क्योंकि राइट में। बट लेस एफिकेसी देन ए, ये भी गलत है क्योंकि इक्वल एफिकेसी है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया ड्रग ए इज मोस्ट पोटेंट। ओके, विच ड्रग हैज हाईएस्ट पोटेंसी, ये तो बहुत आसान है। सबसे ज्यादा पोटेंसी किसकी है? पोटेंसी ज्यादा कब देखते हैं? लेफ्ट में जो सबसे ज्यादा है, सबसे लेफ्ट में कौन सी है? ए है। तो ड्रग ए हैज हाईएस्ट पोटेंसी, इजी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, डीआरसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरा मैसेज क्या है आपको कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे, इसलिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।